साथियों, आउटसोर्स की आवाज पेज पर आपका स्वागत है। आज 3 मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। पहला मुद्दा, और जिसे बनाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, वह है आउटसोर्स कल्चर। हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें कटनी के माही हैं, छतरपुर के मैन पटेल हैं, सागर के हमारे रोहित लोधी हैं, जैसे हमारे शैलेंद्र हैं, जगदीश हैं, राजन शर्मा हैं, अरविंद शर्मा हैं, गुलशन हैं, ऐसे तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारी जो आशीष सिसोदिया हैं भोपाल के, हमारे आईटी सेंटर के लड़के लड़कियां आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्होंने पिछले 3-4 महीने के अंदर आउटसोर्स का सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया है, और हिंदुस्तान का एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जिस तक मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की आंदोलन, उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी न पहुंची हो। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्मों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेताओं तक सोशल मीडिया के जरिए आउटसोर्स आंदोलन की जानकारियां, खबरें पहुंची, और आज स्थिति ये हो गई कि आउटसोर्स हर नेता की जबान पर आ गया है। 25 तारीख को भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आउटसोर्स का अपने भाषण में जिक्र किया है। भले ही वो जिक्र आप लोगों से संबंधित न हो, उन्होंने अपने शातिराना अंदाज में जिस तरीके से आउटसोर्स का जिक्र किया है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। नंबर 1 कि आउटसोर्स गलत है, ये अन्यायकारी है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वो नहीं कह पाए, इसका स्पष्ट नहीं कर पाए, वो ये है कि आउटसोर्स प्रथा एक तरीके से शोषणकारी, अन्यायकारी प्रथा है। इसलिए उन्होंने आउटसोर्स को नक्सल शब्द से जोड़ा, अर्बन नक्सल नाम दिया उसे। उन्होंने भले ही अपने राजनीतिक मजबूरियों के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो खड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ही और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस से जोड़ने को रिजेक्ट भी कर दिया, हास्यास्पद भी बताया। लेकिन आउटसोर्स कल्चर है, अन्यायकारी है, यह बात मोदी जी के द्वारा बोले गए भाषण के जरिए सामने आ गई। 25 तारीख की शाम को ही भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हुई। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा मध्य प्रदेश में अन्याय के खिलाफ जो अभियान चलाया गया निरंतर, उस अभियान का असर राजनीति बीजेपी के अंदर तक पहुंचा है, और इससे बीजेपी का हाईकमान नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए सूची जारी करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने के कार्यक्रम के दौरान भी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कोई महत्व नहीं दिया गया। एक से एक दिग्गजों को चुनाव में उतारने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में एक बात स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। और यह इसलिए संभव हुआ कि हमारा जो 12-15 लाख आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, मास्टर, यानी कि वेतनभोगी, इस टाइप का जो कर्मचारी है, जो छोटा कर्मचारी है, उसके साथ मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर अन्याय हुआ। और इसके बारे में शिवराज सिंह की सरकार पिछले 18 साल में कोई ठोस नीति नहीं बना सकी। इस हाल फिलहाल में भी चुनावी तैयारियों में भी इनके लिए कोई निर्णय नहीं ले सकी। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व के पास स्पष्ट संदेश है कि ये जो बहुत बड़ा तबका है, जो कभी बीजेपी का वोटर हुआ करता था, जिसे बीजेपी सरकार में ही नौकरियां मिली और इसी की दम पर बीजेपी हमेशा सत्ता में बने रहने का दावा करती थी, यह पूरा का पूरा बीजेपी का तबका, बीजेपी सरकार द्वारा नौकरी में लगाए गए ये लोग बीजेपी से दूर हो गए, नाराज हो रहे हैं और सरकार को, मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। इससे बीजेपी के उच्च नेतृत्व को भी ये संदेश चला गया कि अब हमारी सरकार बनना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अलग थलग पड़ गए। बड़े से बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए उतारा गया कि एक एक सीट की उनको चिंता पड़ी है। तो यह सब कुछ संभव हुआ है कि जो मैं अक्सर कहता था आप लोगों से कि पहले हम लोगों को अपने आप की कि हम भी हैं सरकारी दफ्तरों में, हमारी भी अपनी पहचान होनी चाहिए। एक साल में आप लोगों की सक्रियता ने, आपके छोटे छोटे आंदोलनों ने राजनीतिक पार्टियों को, आम लोगों को भी ये बता दिया कि सरकारी दफ्तर आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी चला रहा है। और किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए और यह करना बहुत जरूरी था। उसके बाद ही आंदोलन जीत में बदलता है। पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कल्चर नौकरियों में पैदा हुआ, मजबूत हुआ और इनके जो संगठन भी बने हुए थे हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के भी, उन संगठनों ने भी कभी अपने संगठन के आगे आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जो गलत था। पहली बार हम लोगों ने आउटसोर्स के नाम से संगठन बनाकर ये बताने की कोशिश की कि हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो और अब हमारे आंदोलन की शुरुआत इस लड़ाई को जीतने की तरफ होनी चाहिए। आज सरकार की तरफ से श्रम विभाग का न्यूनतम वेतन वाला लेटर भी आया है, वो हर 6 महीने में आता है, उसे आप लोग गंभीरता से न लें। उसमें को आप पढ़ेंगे तो ऊपर की लाइन में ही लिखा है कि ये 26 दिन का वेतन है, यानी सरकार आपकी घोषित तरीके से साप्ताहिक अवकाश खत्म कर चुकी है। ऐसे लेटरों को आप लोगों को गंभीरता से नहीं लेना है। हमारी लड़ाई आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों को जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास और भरोसा है। मोदी जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने ठेका प्रथा को गलत बताया, नक्सल से जोड़ा, अर्बन नक्सल से जोड़ा। इससे हमारी लड़ाई, जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय सरकारी संरक्षण में आउटसोर्स एजेंसियां उनके मालिक कर रहे हैं, जिन्हें मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नक्सल कहा है, अर्बन नक्सल कहा है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। क्या चीज ठेके पे नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस अपने स्लोगन तक आउटसोर्स करती है। अरे साहब, आपकी कौशल विकास, स्किल इंडिया जो पूरे देश में चल रही है, वो पूरी स्किल इंडिया ठेके पे है, नक्सलियों के पास है। आपके अनुसार आपकी स्किल इंडिया को मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में
आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे अर्बन नक्सल, जिन्हें आप ठेकेदारों को अर्बन नक्सल कहा है, वो चला रहे हैं। आपने 9 साल आपको प्रधानमंत्री के रूप में हो चुके हैं। आपने पूरे देश के अंदर एक भी व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती नहीं की है जो स्कूलों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे सके। तो इस ठेकेदारी को तो बढ़ावा आपने, आपकी पार्टी ने दिया है। अकेले व्यावसायिक शिक्षक का सवाल नहीं है, सब कुछ मध्य प्रदेश में ठेके पर है। मध्य प्रदेश की तो पूरी सरकार ही ठेके पर चल रही थी। आपके पास आज सारे काम ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, बगैर कंप्यूटर के कुछ नहीं हो सकता। आपके दौरे के प्रोग्राम भी जनता के बीच में बगैर कंप्यूटर के नहीं पहुंच सकते। उस प्रोग्राम को टाइप करने वाले, प्रिंट निकालने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वह सारे के सारे इस मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 2.5-3 लाख होगी हर विभागों में, सबके सब आउटसोर्स हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आपके पास में जो डायल 100 है, आपकी महत्वाकांक्षी योजना है अपराध मुक्त हिंदुस्तान बनाने की, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की। डायल 100 पूरी ठेके पर है, गाड़ी से लेके ड्राइवर तक। स्वास्थ्य में ले लें, स्वास्थ्य में आपने 50 नामों से लोगों की भर्तियां की हैं। कम से कम अकेले स्वास्थ्य विभाग में 2,30,000 कर्मचारी हैं जो अलग अलग नाम से काम करते हैं। उन्हें आप उतना भी नहीं दे रहे हैं जितने के वो सरकारी कानूनों के हकदार हैं। 4-4, 5-5 हजार में काम करा रहे हैं। यानी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी ठेके पर है। योग शिक्षा, जिसके बारे में आप पूरी दुनिया में डंका बजवा चुके हैं, पूरी दुनिया में योग को आपने योग दिवस मनवा दिया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षक नहीं है एक भी। आपने योग शिक्षक भर्ती करना भी जरूरी नहीं समझा जो बच्चों को योग सिखा सके, जो बच्चे आगे चल के समाज को योग सिखा सके। तो ये ठेकेदारी, जिसे नक्सलवाद कह रहे हैं आप, अर्बन नक्सलवाद कह रहे हैं, ये तो आप ही की देन है, आपकी सरकार की देन है। और आपको पता है, इसलिए आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये ठेकेदार, ये एजेंसियां सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रही हैं, ये हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के साथ अन्याय की हर सीमा को पार कर गई हैं। इनके पीएफ जमा नहीं होते, इनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, इनकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। इस सब के लिए तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियां हैं। यह बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए आपने मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा को मुद्दा बनाया है, आपने अपने सातराना अंदाज में इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की है, भटकाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ठेका प्रथा, जिसको बहुत तेजी के साथ आप लागू करते चले जा रहे हैं, सब कुछ ठेके पे देते हुए चले जा रहे हैं, ये आपको प्रधानमंत्री रहते हुए इसी भोपाल में ये घोषणा करनी चाहिए थी कि हम इसे खत्म कर रहे, बंद कर रहे हैं। ये कम से कम सरकारी सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। आपकी रेलवे में एक टीटी परमानेंट है, एसी के अंदर चलने वाले बेचारा अटेंडर है, वो 4-4 दिन घर से बाहर रहता है, उससे पूछ लेना क्या मिलता है, 6,000-7,000 रुपए आप उसको देते हैं। पूरी रेलवे आपने ठेके पे दे दी है। बैंकों के अंदर क्लास 4 पूरा ठेके पे है। अब देखिए, सोचिए कितने शर्म की बात है कि क्लास 4 जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती है, गरीब
वंचित परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिलती है और परिवार के लोग इन नौकरियों में लगते हैं। यही नौकरियां आपने ठेके पे दे दी, नक्सलियों के हवाले कर दी। आपकी भाषा में ठेकेदार नक्सली हैं। और आपने एक बात और अच्छी कही कि वो अर्बन नक्सली, मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरीके से। जितने भी आउटसोर्स एजेंसियों के मालिक हैं वो सब शहरों में रहते हैं। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, जिनकी एजेंसियां चल रही हैं, जिनके तमाम सारे रामेश्वर शर्मा से लेकर विश्वास सारंग तक, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी या जिनके लोगों की आउटसोर्स एजेंसियां नहीं चल रही थी। सब शहरों में रहते हैं और ये नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने महिलाओं से मातृत्व अवकाश तक की सुविधा छीन ली है। मोदी जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि चुनावी समय में आप एक नेक काम कर दीजिए कि जितने भी आउटसोर्स एजेंसियों के मालिक हैं, आपके अनुसार अर्बन नक्सली है, उनकी जांच कराइए और उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का जितना शोषण किया है, जितना पीएफ जमा नहीं किया अभी तक, किसने मातृत्व अवकाश छीना है, इस सब की जांच करा के इन सबको जेल में डालिए। तभी आपकी पार्टी के पाप धुल पाएंगे और लोग आपके भाषण पर भरोसा कर पाएंगे। शिवराज सिंह को घर बिठाने से आउटसोर्स कल्चर लागू करने वाले मुख्यमंत्री के पाप आपकी पार्टी को हमेशा ढूंढने पड़ेंगे। हम चाहते हैं किसी 2023 के चुनाव में आप अगले दौरे में इस आउटसोर्स कल्चर को मध्य प्रदेश से समाप्त करने की घोषणा कीजिए और जो लोग जहां काम कर रहे हैं वहां उनको सम्मिलित करने की घोषणा कीजिए, क्योंकि चुनावी अभियान की पूरी कमान आपके और अमित शाह जी के पास है और आप ये काम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप आउटसोर्स जैसे गंभीर मुद्दे को हंसी मजाक का मुद्दा न बनाएं, इसे उधर उधर ले जाने की कोशिश न करें, क्योंकि इसमें हमारे 15 लाख लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है और इनके भविष्य की लड़ाई संगठन लड़ रहा है, लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आपको इस लड़ाई में हम लोगों की बात सुनना चाहिए और इस आउटसोर्स कल्चर को खत्म करना चाहिए। साथियों, पुनः आपको नमस्कार। मैं अगला एक छोटा सा वीडियो और आपसे चर्चा करता हूं और कल हम इस आउटसोर्स आंदोलन पर एक बड़ा निर्णय करने वाले हैं। कल 9 बजे अपन फिर मिलेंगे। फिलहाल इतना, मैं मोदी जी ने आउटसोर्स का शब्द इस्तेमाल करके हमारे आंदोलन को ताकत ही दी है। अब आपको इसे आम चर्चा का विषय बनाना है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग सोशल मीडिया पे अपनी पहले से कई गुना तेज गति के साथ सक्रिय होंगे और आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ा आंदोलन आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को करना है। इसकी मानसिकता अपनी बनाना शुरू कर दीजिए। नमस्कार।